रात का आखिरी पहर चल रहा था। कमरे में घोप अंधेरा था और मैं गहरी नींद में थी। अचानक ही मेरे गले में कांटे से चुभने लगे। प्यास से मेरी आंखें खुल गई थीं, मगर अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखें मसलकर मैंने खुद को जगाने की कोशिश की और बिस्तर टटोलते हुए खड़ी हो गई। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑन की, मगर चिंता के कारण मेरे माथे पर बल आ गए। मेरी नज़र मेरे बिस्तर की दूसरी तरफ गई, जहां मेरे पति मौजूद नहीं थे। रात का आखिरी समय था और इस वक्त तो उन्हें कमरे में होना चाहिए था। आखिर वो कहाँ चले गए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक ही मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। मेरी शादी को अभी केवल 6 महीने ही हुए थे और इन 6 महीने में मैंने अपने पति में कई बदलाव देखे थे। वे मुझसे 20 साल बड़े थे, लेकिन आज भी वो जवान ही दिखते थे। मैंने साइड टेबल पर रखा जग देखा तो वो भी खाली था। बाथरूम चेक किया, लेकिन मेरे पति वहाँ भी नहीं थे। मैं जग उठाकर कमरे से बाहर आ गई। पानी भरने की जिम्मेदारी मेरे पति की थी और अब मुझे बेवजह ही गुस्सा आ रहा था और उनके यूं अचानक गायब होने पर मुझे चिंता भी हो रही थी। मैं तुरंत ही किचन में आई और वहाँ खड़े होकर एक गिलास पानी भरकर पिया। फिर मैंने पूरे घर में नज़र दौड़ाई, लेकिन मुझे मेरे पति कहीं भी नज़र नहीं आए। अचानक मेरी निगाह स्टोर रूम की तरफ गई, जहाँ की लाइट जल रही थी। इसी एहसास के साथ मैं उस तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और मेरे पति स्टोर रूम से बाहर आए। आते ही उन्होंने अपना पसीना पोंछा और अपनी कमीज ठीक की। एक पल के लिए मैं हैरान रह गई कि ये क्या माजरा है। रात के समय स्टोर रूम में होना और फिर आकर पसीना पोंछना और अपनी शर्ट ठीक करना, ये कुछ अच्छी निशानी नहीं थी। अचानक उनकी मुझ पर निगाह पड़ी तो वो एकदम से घबरा गए और मेरी ओर देखते हुए बोले, मानसी, तुम अभी तक जाग रही हो? उनका सवालिया अंदाज मुझे झकझोरने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, जी पानी पीने के लिए आई थी। आप स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? सब खैर तो है ना? और वो हाँ कहकर कमरे में चले गए। न उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया, ना ही कुछ और कहा। उनका अंदाज मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। रात के इस पहरे स्टोर रूम में जाना और बाहर आकर अपने कपड़े ठीक करना, ये कुछ अच्छे संकेत नहीं थे। मैं तुरंत ही स्टोर रूम में दाखिल हुई और लाइट जलाकर पूरे स्टोर रूम में निगाह दौड़ाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। एक पल के लिए मुझे अपने पति पर शक हुआ कि वो किसी लड़की के साथ तो यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन मैंने अपना सिर झटक कर वापस कमरे में आ गई। मेरे पति परेशान हाल कमरे में बैठे शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वो मुझे देखते हुए गुस्से से गरजे, कर ली तुमने स्टोर रूम की जासूसी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी लड़की के साथ रंग रलियां मना रहा था? उनका अंदाज बहुत ही गुस्से वाला था, जबकि मैं हैरान थी और बोली, मैंने ऐसा कब कहा कि आप किसी लड़की के साथ वहाँ थे? मैं तो बस ऐसे ही। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही अचानक वो अपनी जगह से खड़े हुए और बिना वजह मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगे, मानसी, अपनी औकात में रहो। तुम्हारे बाप ने इतनी जायदाद नहीं दी है दहेज में जो तुम मुझ पर हुकूमत करोगी। समझ आई तुम्हें? और आइंदा के बाद मेरी जासूसी करने की तुमने कोशिश भी की तो याद रखना, तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। वो ये बोलकर बिस्तर पर बैठ गए। उनके थप्पड़ से जग मेरे हाथ से छूटकर गिर गया था और उसका कांच पूरे कमरे में फैल गया था। मैं अपने पति को अविश्वास भरी निगाहों से देख रही थी। हम दोनों में कई बार मुंहजोरी होती थी। वो बहुत ही गुस्से वाले थे। अचानक उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता था और फिर हम दोनों की लड़ाई हो जाती, मगर आज तक उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। आखिर इस स्टोर रूम में ऐसा क्या था जो वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे? उनका थप्पड़ मारना मुझे आग लगा चुका था, मगर मैं सहन कर गई थी क्योंकि मुझे स्टोर रूम का सच जानना था। मैंने चुपचाप कमरे में फैले हुए कांच के टुकड़े समेटकर डस्टबिन में डाले और उनके बराबर में आकर बैठ गई। मेरे चेहरे पर गुस्से का एक भाव आ रहा था, एक जा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अभी के अभी अपने पति का गला घोंट दूं और उन्हें बताऊं कि जो हरकत तुमने की है उसकी सज़ा क्या है। मगर फ़िलहाल के लिए मैंने खुद को काबू कर लिया क्योंकि मैं घर में कोई बवाल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि सुबह होने के बाद मैं उनसे बहुत ही धैर्य से सवाल पूछूंगी कि आप आखिर स्टोर रूम में करने क्या गए थे, क्योंकि मुझे इतना तो महसूस हो रहा था कि इस स्टोर रूम में कुछ तो ऐसा है जो मेरे पति मुझसे छिपा रहे हैं। शादी के इन 6 महीनों के दौरान अक्सर मेरे पति स्टोर रूम में ही पाए जाते थे। वहाँ की कहानी क्या थी, वो आज तक मेरे सामने एक राज ही रही। मैं यही सोचते सोचते कब सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं जागी तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। यकीनन मेरे पति अपनी दुकान पर जा चुके थे।
मैंने सिर झटक कर खुद को ताज़ा किया और बाहर आई। घर में एक निगाह दौड़ाई तो सीधा मेरी नज़र हमारे घर के स्टोर रूम पर गई। मैंने कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ी तो वहाँ बड़ा सा ताला लगा हुआ था और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। रात को मेरे पति का स्टोर रूम से बाहर आना और फिर अपने कपड़ों को ठीक करना और अब ये ताला, ये सब कुछ मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं किचन में आई तो चाय पहले से बनी हुई थी। जरूर मेरे पति नाश्ते के लिए चाय बनाकर गए थे। मैंने गुस्से में उस चाय को फेंक दिया और दोबारा से अपने लिए चाय बनाकर नाश्ता तैयार किया। फिर किचन में ही बैठकर नाश्ता करने लगी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे। मैं बस दुआ कर रही थी कि किसी भी तरह मुझे मेरे पति हार्दिक का सच पता चल जाए। वो बहुत ही अजीब मिजाज के इंसान थे, मुझसे 20 साल बड़े थे। मेरी माँ ने तो लालच में आकर मेरी शादी उनसे करवाई थी। हार्दिक की अपनी दुकान थी और भी कई उनके बिजनेस थे जो वो छोटे मोटे करते रहते थे। उनकी पहले एक बीवी थी जो गुजर चुकी थी और अब उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की थी। हालांकि मैं कुंवारी थी। मैंने अपनी माँ से कई बार मना किया कि मैं एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और मुझे इस 40 साल के आदमी के हवाले कर दिया जिसका गुस्सा हमेशा आसमान पर होता था। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान रहती थी। अब तो मेरी तबीयत में भी चिड़चिड़ापन आ चुका था, जबकि पहले मैं बहुत ही मिलनसार और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। जो भी मुझसे मिलता वो यही कहता कि मानसी जैसी कोई नहीं, हर किसी का दिल तुरंत ही जीत लेती है। लेकिन मेरे पति ने मुझे इस तरह का बना दिया था कि मैं कुछ ही पलों में लोगों से बोर हो जाती थी और लड़ाई शुरू कर देती थी। नाश्ता कर लेने के बाद मैं फिर से स्टोर रूम के पास गई और खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन घनघोर अंधेरा होने के कारण मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। दिन अपनी गति से बीत चुका था। घर के काम करने में मैं इतनी बिजी हो गई कि फिर मुझे दोबारा स्टोर रूम की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। रात को मेरे पति घर आए तो उनके हाथ में मेरी पसंदीदा जलेबियां थीं, जिसे देखकर एक पल के लिए मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन फिर उनका कल वाला थप्पड़ याद करके मैंने उन्हें नफरत से देखा और किचन की ओर मुड़कर जल्दी जल्दी रोटियां बनाने लगी, क्योंकि मेरे पति ताज़ा रोटी ही खाना पसंद करते थे। वे किचन में ही आ गए थे। मैं अपने काम में ही बिजी थी, मगर अचानक उन्होंने मुझे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया और मैंने एक ठंडी सांस छोड़ी थी। वे धीरे धीरे अपने स्पर्श से मेरी गर्दन को महकाने लगे। उनकी शरारतें बढ़ती जा रही थीं और मेरे शरीर में भी करंट दौड़ने लगा था, लेकिन मैं खुद को संभाले खड़ी थी। मैं उनकी ओर ध्यान देना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार अगर मैं उनकी नज़दीकियों में बहक जाती तो उनकी कल की हुई हरकत को मैं तुरंत भूल जाती। जब उन्हें मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अचानक उन्होंने मुझे अपनी ओर घुमा लिया और धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपने होठों का स्पर्श बिखेरने लगे। मेरे लिए अपने जज्बातों को काबू में रखना अब मुश्किल हो रहा था। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मैं अभी जवानी की दहलीज पर ही खड़ी थी और इस उम्र में हर लड़की के जज्बात उफान पर होते हैं और यही हाल मेरा था। अचानक उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा और चूल्हे का बर्नर बंद करके मुझे सीधा कमरे में ले आए और बिस्तर पर लिटाकर मुझ पर सवार हो गए। मैं उन्हें हटाना चाहती थी, उनसे दूर होना चाहती थी। मुझे उनके इरादे खतरनाक लग रहे थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी और कुछ ही पलों में उन्होंने मुझे राजी कर लिया। उनकी मीठी मीठी सरगोशियाँ मेरे कानों में तूफान पैदा कर रही थीं। थोड़ी देर बाद वे मुझसे अलग हुए, मेरी ओर देखते हुए माफ़ी भी मांगने लगे। ये उनकी खासियत थी, मुझ पर गुस्सा करते और फिर माफ़ी मांग लेते थे और मैं उनकी मोहब्बत में आकर हमेशा उन्हें माफ़ कर देती थी। मैं मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए बोली, अच्छा बस करिए, मैं मान गई। अब इजाज़त दीजिए ताकि आपके लिए खाना लगा सकूं। वे तुरंत बोले, हाँ जाने मन, बहुत भूख लगी है, बस अब जल्दी से खाना दे दो ताकि मैं अपने काम के लिए निकल सकूं। मैं तो तुरंत हैरान हो गई और पूछा, अब इस वक्त आपको कहाँ जाना है? सारे काम तो आपने निपटा लिए हैं ना? रात के 10 बज रहे हैं, अब आपने कहीं नहीं जाना। मैं थोड़ा लाड से बोली थी, लेकिन उनकी रंगत एकदम से बदलने लगी। उनकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ने लगी। वे मुझे देखते हुए बोले, 1000 बार तुम्हें समझाया है कि मेरे मामलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, मेरे सामने बकवास करने से बचा करो। जो मैं करता हूँ मुझे करने दो, मेरे बीच में दखल अंदाजी मत किया करो। तुम्हारा हक तुम्हें मिल चुका है, अब दोबारा मुझसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ठंडा बर्ताव मुझे हैरान कर गया था। ये इंसान पल में तोला तो पल में माशा था। मैं तुरंत बोली, भगवान के लिए हार्दिक, मेरे हाल पर रहम करो। रात के 10 बज चुके हैं। अब अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? आखिर आपने मुझसे शादी क्यों की है? मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। सुबह से शाम हो गई और अब फिर से ये आदमी बाहर जाना चाहता था। गुस्सा तो बनता था,
वे तुरंत बोले, अभी हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, इसलिए चुप रहो। तुम्हें नहीं पता, मेरे अपने और भी बहुत सारे काम होते हैं। उनकी जल्दबाजी मुझे परेशान कर रही थी। वे इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वे ज़्यादातर अब घर से बाहर ही रहने लगे थे। घर आते तो चुपचाप बैठे रहते और कल की घटना तो मैं भूल ही नहीं पा रही थी। मैं उन्हें और देर तक घर में रुकने के लिए मनाती, इससे पहले कि वे उठें और फौरन ही घर से बाहर चले गए, जबकि मुझे अपने अंदर एक ज्वालामुखी सा फूटता महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी पल इस आदमी का सिर फोड़ दूं। हमेशा यही तमाशा होता था। आज तो मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई थी। रात के 10 बज रहे थे और अभी आए हुए इस आदमी को कुछ ही पल हुए थे और अब ये फिर से घर से बाहर चले गए थे। मैं थक हार कर बिस्तर से उठी और अपना सामान बांधने लगी। आज मैंने तय कर लिया था कि मैं ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी जिसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल पड़ी। मैं जानती थी कि इस हरकत से मेरा पति बहुत नाराज होगा। मेरी माँ भी मुझे बहुत डांटेगी कि इतनी रात को घर आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझ में और सहन शक्ति नहीं थी कि मैं इस इंसान को और सहन कर पाती। ये इंसान मुझे बस कुछ पलों के लिए खुशी देता था और फिर दोबारा तकलीफ से दो चार कर देता। जब मैं बाहर आई तो सामने ही मुझे एक रिक्शा मिल गया। मैंने तुरंत अपनी माँ के घर का पता बताया और माँ की तरफ चल पड़ी। दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। हर बार का ये तमाशा अब मेरे बस से बाहर हो चुका था। जब मैं माँ के दरवाजे पर पहुंची तो वहाँ ताला लगा हुआ था। मैं काफ़ी हैरान हुई कि माँ और भाई कहाँ जा सकते हैं। ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे, लेकिन काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब भी लोग नहीं लौटे तो थक हार कर मुझे अपने घर ही वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ के घर के आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके घर जाकर मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेती, और ना ही हमारे मोहल्ले में किसी से इतनी पहचान थी कि मैं उनके घर बैठ जाती। जब मैं घर वापस आई तो मेरे पति गुस्से से लॉन्ज में ही बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही गुस्से से बोले, कहाँ से आ रही हो तुम? किसके साथ याराना जोड़ने गई थी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी इजाज़त के बिना इतनी रात को घर से बाहर कदम रखो। उनकी गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मैं डर से कांप गई थी। जब उन्हें गुस्सा आता था तो वे कुछ भी नहीं देखते थे। अभी कल रात ही तो मैंने उनके हाथ का भारी थप्पड़ खाया था। अब मुझ में और हिम्मत नहीं थी कि मैं बार बार उनकी मार को सह पाती, इसलिए चुपचाप कमरे में जाने लगी और यही चुप्पी उनके गुस्से को और भड़का चुकी थी। उन्होंने मेरा बाजू गुस्से से पकड़ा और मुझे बाहर की ओर धकेलते हुए बोले, जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ। मुझे तुम जैसी औरत की ज़रूरत नहीं है जिसे अपने पति की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चला गया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। अब तुम जाओ और वहीं रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ या फिर आपने मुझे ख़रीदा है? मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं अब रोज़ रोज़ के तमाशे से थक चुकी थी। इंसान की एक सहन शक्ति होती है जो मेरी अब ख़त्म होने की कगार पर थी। वे मुझे देखते हुए बोले, नहीं तो मुझे बता दो कि तुम आखिर चाहती क्या हो, वो मैं कर देता हूँ। उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उनकी सांसें भी काफ़ी तेज हो चुकी थीं, आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। वे जरा सी बात को अपने सर पर हद से ज़्यादा सवार कर चुके थे। मैं कुछ और कहती इससे पहले ही उनके हाथ पैर जोर से कांपने लगे। अब मैं परेशान हो गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनकी उम्र भी कम नहीं थी, इसलिए मुझे हर बात का ख्याल रखना पड़ता था। मैंने तुरंत उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, अच्छा चलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको कहाँ जाना है जाकर आ जाइए, मैं लॉन्ज में बैठकर आपका इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए गुस्सा छोड़ दीजिए। मैं उनके करीब आते हुए उन्हें समझाना चाहती थी क्योंकि उनकी हालत अब मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। पसीने से उनका पूरा चेहरा तरबतर हो चुका था। हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे कि मुझे लग रहा था अभी वे गिरकर बेहोश हो जाएंगे। और मेरी सोच के बिल्कुल ठीक उनका शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते वे मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गए। मेरी तो जान पर बन आई थी। घर पर माँ बाप भी मौजूद नहीं थे, भाई का भी कुछ पता नहीं था। अब मैं उन्हें कैसे अस्पताल लेकर जाती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैंने जल्दी से बाहर आकर लोगों से मदद की अपील की तो हमारे पड़ोसी तुरंत ही मेरी मदद के लिए आ गए। मैं अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची तो उन्हें चंद ही पलों में भर्ती कर लिया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और मेरे पति अच्छे पल एक साथ बिता रहे थे और अब फिर अचानक
से बेवजह की लड़ाई ने हमें बर्बाद कर दिया था। मैं रोते रोते अस्पताल की ज़मीन पर ही बैठ गई थी। भले ही हमारे बीच बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, हम दोनों की नहीं बनती थी, लेकिन जो भी था वो मेरे पति थे और मैं उनसे प्यार करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को चाहते थे और लड़ाई किस घर में नहीं होती। लेकिन मैं तुरंत ही उठी और जल्दी से मंदिर की ओर बढ़ी, क्योंकि मुझे पता था कि एक भगवान ही है जो इस समय मेरी मदद कर सकते हैं। उनके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने भगवान से रो रो कर अपने पति की ज़िंदगी मांगी। और कहते हैं ना, जब इंसान अपने भगवान से कुछ मांगता है तो वो प्रार्थना स्वीकार हो ही जाती है। और मेरी प्रार्थना भी स्वीकार हो गई थी। मेरे पति को ज़िंदगी तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें सेहत नहीं मिल पाई थी। डॉक्टरों का कहना था कि आपके पति का बीपी हाई होने की वजह से उन्हें लकवा मार गया है। उनका चेहरा, उनका शरीर सब टेढ़ा हो चुका है। ये खबर सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पति की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। अस्पताल के कमरे में भी वे इस तरह पड़े थे कि मेरा दिल टूट गया था। अगले दिन ही मेरे माँ बाप भाई सब अस्पताल पहुँच गए थे। उन्हें देखकर मुझे फिर से रोना आया। मैं माँ के सीने से लगकर अपना गम हल्का करने लगी। जब उन्होंने मुझसे वजह पूछी तो मैंने धीरे धीरे उन्हें सब कुछ बता दिया, जबकि मेरी माँ मुझे समझाते हुए बोली, 1000 बार तुझे समझाया था कि तेरा पति गुस्से का थोड़ा तेज है, तुझे अपने गुस्से पर काबू करना है, लेकिन तू कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। और अब देख क्या हो गया। भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारे पति को भगवान जल्दी ही सेहतमंद कर दें। जबकि मेरी तो अब यही प्रार्थना थी। थोड़े दिन तक हमें अस्पताल में ही रोका गया और उसके बाद मेरे पति को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। शुरू दिनों में भाई और माँ ने मेरा बहुत साथ दिया था, क्योंकि मेरी कोई औलाद भी नहीं थी और मेरे ससुराल वाले भी नहीं थे। मेरे पति अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उनके जवान होते ही उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। मेरे पति ने मुझसे शादी अपने बलबूते पर की थी। ज़्यादा से ज़्यादा उनका संबंध अपने एक चाचा से था, जो बहुत ही कम हमारे घर आया करते थे। मैं अपने पति के साथ बहुत ही खामोशी से अपने घर में रहने लगी। पहले से घर में लड़ाई झगड़े होते थे, चीख पुकार मचती थी, लेकिन जब से मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी और वो बिस्तर से लगे थे, हमारा घर बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे तन्हाई काटने लगी थी। मैं ढेरों बातें अपने पति के सिरहाने बैठे करती रहती थी। मैंने कभी उनसे अपने दिल की इतनी बातें नहीं की थी जितनी मैं अब करने लगी थी। शायद मेरे दिल का डर और खौफ खत्म हो गया था। आज इतवार का दिन था। मुझे डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मेरे पति की दवा ख़त्म हो चुकी थी। मगर हाथ में अब इतने पैसे नहीं थे कि मैं डॉक्टर के पास जाकर उनका इलाज करवा सकती। परेशान सी मैं खामोश लिविंग रूम में बैठी हुई थी। मेरे पति भी लिविंग रूम में सोफे पर लेटे हुए थे। मैं शाम के वक्त उन्हें कमरे से बाहर निकाल कर लिविंग रूम में ही बिठा लिया करती थी। अचानक ही वो मेरी तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई। मैं उनके आंसू साफ करते हुए बोली, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? वॉशरूम जाना है या फिर कुछ और चाहिए? जबकि वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगे थे। उनका इशारा स्टोर रूम की तरफ था। मैंने फ़ौरन ही स्टोर रूम की तरफ देखा। वो वहाँ इशारा करते हुए मुझे कुछ बताने लगे, मगर पैरालाइज होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुदरत ने उनका मुंह टेढ़ा कर दिया था। बार बार वो मुझे स्टोर रूम की तरफ इशारा करते जा रहे थे। आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या था? मैं कुछ सोचकर अपनी जगह से खड़ी हुई। अभी तक वहाँ पर ताला लगा हुआ था। मैंने पलटकर एक नज़र अपने पति को देखा और कुछ सोचकर किचन में आई। वहाँ एक हथौड़ी रखी हुई थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब बहम आ रहे थे। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या था जो मेरे पति उसे देखकर रो रहे थे? मैंने हथौड़ी से ताला तोड़ने की कोशिश की, मगर ताला इतनी मजबूती से लगा हुआ था कि वो टूटने में ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार अपने पति की तरफ देख रही थी। वो तेज आवाज़ में मुझे कुछ बताना चाहते थे, लेकिन क्या? मैं उनकी जुबान बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उनका मुंह बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। ये भगवान की तरफ से उनके ऊपर कहर था या कुछ और, मैं इस बात को जान नहीं पाई थी। मैंने एक और चोट ताले पर लगाई तो वो फ़ौरन ही टूटकर हाथ में आ गया। कुंडी खोलकर मैं स्टोर रूम में दाखिल हुई तो हर दिन की तरह उसमें अंधेरा ही हो रहा था। मैंने स्टोर रूम की लाइट जलाई और हर जगह को गौर से देखने लगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो शक में डालने वाला हो। मैं थक हार कर कमरे से बाहर आ गई, जबकि मेरे पति नीचे ज़मीन पर गिर चुके थे और बार बार स्टोर रूम की तरफ ही इशारा कर रहे थे। मेरा दिल दहल उठा। मैं फ़ौरन अपने पति की तरफ बढ़ी और उन्हें उठाकर सोफे पर लिटाया और उनकी तरफ देखते हुए सवालिया बोली, हार्दिक, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पूरा स्टोर रूम देख लिया है। आप परेशान मत हो, मैं किसी को भी वहाँ जाने नहीं दूंगी। मुझे लगा शायद वो मुझे वहाँ भेजने के बाद डर रहे थे। आखिर ऐसी क्या चीज़ थी वहाँ पर जो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली थी? थक हार कर मैंने उन्हें कमरे में ले आई थी, क्योंकि जब तक वो लिविंग रूम में रहे थे बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करते जा रहे थे।
बाहर आकर मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, ताला लगाकर वापस अपने पति के पास ही बैठकर उनको गौर से देखने लगी। कुछ ही दिनों में वे बिल्कुल ढल गए थे। उनकी खुराक पहले जैसी नहीं रही थी, पैसे भी इतने मौजूद नहीं थे कि मैं अपने पति का अच्छे से इलाज करवा पाती और उनकी सेहत पहले जैसी कर देती। वो जाते थे तो हमारी दुकान से कुछ पैसा आता था और अब जो आ रहा था उसमें से दवाइयों का खर्चा ही निकल रहा था या फिर घर का राशन वगैरह आ जाता। जिंदगी अब बहुत ख़राब हो गई थी। पति का बीमार होना मुझे पूरी तरह तोड़ चुका था। उनको तकलीफ में देखकर मेरा दिल बहुत रोता था। अब तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी थी कि उनकी तकलीफ को ख़त्म कर दे। अगर तू उनको अपने पास बुलाना चाहता है तो बुला ले, मगर इनको इतनी तकलीफ में मत रख। मुझसे देखा नहीं जाता और कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए मन से प्रार्थना करें तो भगवान ज़रूर सुनते हैं। मेरी प्रार्थना इस तरह से स्वीकार हुई कि मैं बिल्कुल जिंदा लाश बन गई थी। मेरे पति की तकलीफ ख़त्म हो गई थी और उन्हें मौत की मीठी नींद में सुला चुकी थी। 4 दिन बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि मुंह से खून आना शुरू हो गया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फ़ौरन ही मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उनके साथ मैं अस्पताल भागी थी, लेकिन रास्ते में ही मेरे पति का दम निकल गया था। वो मुझे भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर अकेले भगवान के पास पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने बस वहां जाने के बाद इस बात को कह दिया था कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी चीखें पूरा अस्पताल दहला चुकी थीं। मेरे भाई ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला था। मेरे पति के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की गई थीं। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल मुर्दा हालत में एक कमरे में पड़ी रहती थी। कुछ दिन तक मेरी माँ मेरे साथ रहीं, लेकिन फिर उन्हें भी अपने घर जाना था। उनके भी बच्चे थे, उनकी बहुएं थीं। उनका दिल मेरे घर पर नहीं लगता था। बार बार वो मुझे कहती कि बेटा तो मेरे पास ही आ जाओ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला नहीं था कि मैं अपने पति का घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती। और मुझे मालूम था कि अब सारी ज़िंदगी मुझे यहीं रहना है। तो फिर मैंने भी समझौता कर ही लिया था और अपनी माँ को इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर ठीक हूँ। वक्त गुजर रहा था और धीरे धीरे मुझे अकेले रहने की आदत होने लगी थी, मगर जब भी मैं अपने पति के बारे में सोचती तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते थे। मेरी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 8 महीने का वक्त हुआ था और मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। उनके साथ गुजारे हुए पल जब जब मैं याद करती तो मेरा दिल रो पड़ता। मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी और मैं 20 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी। ये वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था, जिसका ख्याल भी मैं नहीं कर सकती थी। वक्त का काम है गुजर जाना और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। आज इतवार का दिन था। मैं लिविंग रूम में ही बैठी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैं अपने पति की बीमारी के वक्त को याद कर रही थी। उन दिनों मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपने पति का अच्छी जगह इलाज करवा लेती। कई बार मैं अपने पति के सिरहाने पर बैठकर ये बात कहती थी कि काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपका अच्छी जगह इलाज करवा लेती, मगर पैसा न होने की वजह से मैं मजबूर हो गई थी। काफ़ी देर तक उल्टी सीधी बातें सोचने के बाद मेरी नज़र स्टोर रूम की तरफ गई थी। मेरे पति का उस स्टोर रूम से अजीब ही रिश्ता था। वो उस स्टोर रूम के लिए हद से ज़्यादा सेंसिटिव थे। मुझे वो रात आज भी याद है जब मैं प्यास की वजह से कमरे से बाहर आई थी और मेरे पति कमरे से बाहर आने के बाद अपनी शर्ट ठीक कर रहे थे। फिर वहाँ जाने पर मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरे सवाल पूछने पर उन्होंने मुझे झकझोर दिया था और घर से बाहर निकालने के लिए धक्का दे दिया था। ऐसे कई मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगे थे, मगर ये सिर्फ उस रात की बात नहीं थी। मेरे पति इससे पहले भी कई बार स्टोर रूम में जाते थे और वहाँ काफ़ी देर लगाकर बाहर आते थे। मैंने अपना सिर झटक दिया। बेकार की बातें सोचकर मेरा दिमाग केवल ख़राब हो रहा था और मैं ऐसी बातों को सोचना ही नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठी और झाड़ू वगैरह लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। वहाँ बहुत धूल मिट्टी थी और गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा समय वैसे भी नहीं गुजर रहा था। ये सोचकर मैंने वहाँ की सफाई करने का फैसला किया ताकि मेरा कुछ वक्त गुजर जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था आज मेरी आंखों के सामने क्या आने वाला है। सबसे पहले मैंने स्टोर रूम में मौजूद सेल्फ को साफ करना शुरू किया और फिर उसके नीचे रखे बैग्स को। मैंने अभी एक बड़ा बैग सरकाया ही था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने जो था उसे देखकर मैं बेचैन हो गई। मैंने उस सेल्फ के नीचे रखे तीनों बैग्स को हटा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस चीज़ के लिए मैं इतनी तरस रही थी वो मेरे पति की यहाँ पड़ी हुई थी। आज मुझे समझ आया कि मेरे पति स्टोर रूम में इतना वक्त क्यों बिताते थे। काश मैं पहले ही उस जगह पर जाकर जांच कर लेती तो आज मुझे इतनी तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि सामने जो बैग रखे थे वो पैसों से भरे हुए थे। यानी मेरे पति अपनी सारी दौलत यहाँ छुपाते थे। कई बार उनका काम करने वाला मुझे आकर कहता था कि साहब के तो इतने छोटे मोटे बिजनेस हैं, उनसे साहब बहुत कमा लेते हैं, तो वो पैसे कहाँ गए और आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं।
मुझे आज समझ आया कि मेरे पति ने जितना भी कमाया था वो यहाँ छुपा देते थे और आज उनके छुपाने की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे थे। मैं इस बात पर यकीन रखती कि जो भी होता है भगवान की तरफ से होता है, लेकिन मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे अब उन पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जो मेरे साथ हो चुका था वो बहुत ही बुरा हुआ था। अब मुझे समझ आया था कि मेरे पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करके क्यों रोते थे। शायद वो मुझे बताना चाहते थे कि मेरे इलाज का पैसा वहाँ पर है, तुम देखो तो सही और मेरा इलाज कराओ। उनकी आदत थी कि वो अपनी कमीज़ की जेब में अपने पैसे रखते थे। यकीनन उस रात वो अपने कमरे से बाहर अपने कपड़ों को इसीलिए ठीक कर रहे थे। वो अपनी जेब से पैसे रखकर बाहर आए थे। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं अचानक ही सामान की तरफ देखने लगी और रोते हुए अपने भगवान से कहा, काश मेरे भगवान तो मेरी आंखें पहले ही खोल देते। काश मैं सच देख लेती। काश ऐसा कुछ ना होता। ऐसे ही कई काश मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे। मेरे पास अब सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं बचा था। मैंने वो सारे पैसे उठाए और अपने कमरे में आकर अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। 20 साल की उम्र में किसी लड़की का विधवा होना आसान नहीं होता। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, मगर मेरे पास एक पूरा परिवार था। मैं अपने पति की तरह बेघर नहीं थी। उनके पैसों से ही मेरा गुजारा हो रहा था। वे कोई 1 या 2 लाख नहीं थे, बल्कि बहुत सारा पैसा था। मेरी ज़िंदगी अब बेहतर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं अकेली थी। लेकिन फिर मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर मेरी शादी करवा दी। कभी कभी अगर वो व्यक्ति मुझ पर गुस्सा भी करता है तो मैं उसके गुस्से को अब सहन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा गुस्सा कहीं उनकी सेहत पर भी असर न डाल दे। और मेरे इस समझौते की वजह से अब हमारी ज़िंदगी बहुत ही शांतिपूर्ण हो गई थी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज भी जब मैं अपने पहले पति के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।